हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसे देख सकते हैं आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आइए आज बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो आज का थोड़ा बड़ा होने वाला है। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कार्यपालिका के चौथे स्तंभ के बारे में। आप लोगों को विदित है कि हम लोगों ने शुरू किया था कार्यपालिका के तहत हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से देख लिया है। अब उसके बाद हम लोग आज देखेंगे मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। यहां से बड़े एग्जामों में काफी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे एग्जामों में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि वहां से क्वेश्चन ना बने। तो इसे आप लोग बी सीरियस होकर देखिएगा, चीजें एकदम इजी हैं, क्लियर हो जाएंगी। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी क्या है संवैधानिक स्थिति। मतलब जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है यह बनता कैसे है। इसमें मंत्री होते हैं। मंत्री कैसे होते हैं? जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कल के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था। आज हम लोग बात करेंगे इनके संवैधानिक प्रावधान कहाँ है, संविधान में इनका प्रावधान कहाँ है। संवैधानिक प्रावधान जब आप लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे उस समय देखा होगा कि अनुच्छेद 74 में 74 में अनुच्छेद 74 में बात क्या की गई थी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये उसी मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। तो ये फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, या ऐसे करके लिखिए राष्ट्रपति को सलाह देना। अब बात आती है कि मंत्रियों के बारे में उपबंध क्या क्या किया गया है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिला के मंत्रियों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। उसके तहत जितने भी संसद में जितने मेंबर हैं उनके 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। मतलब अगर 100 मंत्री हैं संसद में, 100 अगर सदस्य हैं संसद में, उसमें से केवल 15 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। 15% से ज्यादा मंत्री आप नहीं नियुक्त कर सकते। यही फैक्ट है, इसे हम लोग लिख सकते हैं। अनुच्छेद 75, अब मैं अनुच्छेद नहीं लिखूंगा, ऐसे करके लिख दूंगा 75। क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में नोट्स आप लोग जरूर बनाया करिए। बड़ी मेहनत करके मैं चीजें आप लोगों को बताता हूं, इसलिए चीजें याद रखा करिए। इसमें क्या कहा गया है? हर एक अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहा है। प्रधानमंत्री सहित संसद के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं, 15% से ज्यादा नहीं। मतलब ये क्या है? मंत्रियों की संख्या। और ये किसके तहत किया गया था? 2002 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। 2003 में कौन सा संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसमें मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होने चाहिए? संसद के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए संसद के सदस्यों की। यह प्रावधान किसके तहत किया गया? 2003 के 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आता है 77। इसमें बात किया गया है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। इसके तहत बात क्या की गई है कि जितनी भी कार्यपालिका की कार्य होगा, कार्यपालक
कार्यपालिका का जो कार्य होगा वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, यही हम लोग लिखेंगे। समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां, मतलब कि जो प्रावधान किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम पर। अब ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए माइंड में कि कौन करेगा राष्ट्रपति के नाम पर। मंत्रिपरिषद के बारे में बात हो रही है तो जायज सी बात है कि मंत्रिपरिषद ही करेगा। तो ये फैक्ट निकल के आया। अब देखेंगे कि मंत्री जो सलाह देते हैं या सदन में मंत्रियों के अधिकार को देख ले, ये नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चीजें इजी है, इसी वे में लेकर समझिए। अनुच्छेद 88, सदन में मंत्रियों का अधिकार। सदन में मंत्रियों का अधिकार। देखिए मैं आज चीजें समझा नहीं रहा हूं ज्यादा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। समझाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मतलब जो चीज है फैक्ट है, नोट्स आप लोगों को बनाना ही है। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं आती है, जहां इंपॉर्टेंट लगता है मैं बात कर लेता हूं। सदन, सदन का मतलब क्या होता है? संसद। संसद में कितने सदन है? 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। उसमें मंत्रियों के अधिकार की बात की जा सकती है। जितने भी हमारे मंत्रिपरिषद के मंत्री होंगे, जितने भी मंत्री होंगे, वह दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं? कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, वहां की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं करेंगे। फैक्ट ये निकल के आता है कि दोनों सदनों में बोलने या भाग लेने की स्वतंत्रता, लेकिन यही कोष्टक में करके लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, मतदान का अधिकार नहीं। अर्थात मतदान नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बिल पेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट क्या है ना कि ये वहां पर वोटिंग नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। सॉरी, आइए देखते हैं हम लोग क्या मंत्रियों द्वारा की गई सलाह की प्रकृति। मंत्रियों के सलाह की प्रकृति। देखिए इससे फैक्ट क्या निकल आता है कि मंत्री जो होते हैं वो सलाह देते हैं। किसे? राष्ट्रपति को। हमने ऊपर ही देखा कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत यह कह दिया गया कि जो यह सलाह राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए अब बाध्य है। उसके पहले यह प्रावधान नहीं किया गया था कि राष्ट्रपति को यह मंत्रिपरिषद सलाह देगी, उस सलाह को राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। तो हम लोग देखेंगे मंत्रियों के सलाह की प्रकृति 44वें और 42वें, 44 और 42, सॉरी ऐसे करके लिखे, 42वां 44वां उल्टा पड़ रहा है। 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि दी गई सलाह मतलब जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। मतलब कि जो ये लोग सलाह देंगे वह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी है। बाध्यकारी का मतलब ये हुआ कि कोई भी सलाह, छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर राष्ट्रपति लेते हैं किससे? मंत्रिपरिषद से, तो मंत्रिपरिषद क्या करेगा कि जो सलाह देगा, अगर वह सही सलाह दे रहा है तो भी माने, अगर वह गलत सलाह दे रहा है फिर भी राष्ट्रपति को यह दोनों इनकी द्वारा दी गई सलाह को मानना पड़ेगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। यह प्रावधान कब आया था? 1971 में।
अधिकार की बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग ये चीज भी देख लेंगे। 1971 में यह प्रावधान आया कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा, ये जो प्रावधान आया था इसे दिया किसने था? सुप्रीम कोर्ट ने, अर्थात एससी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि संसद का विघटन होने पर, मतलब संसद खत्म हो जाए, स्थगित कर दी जाए होने पर भी मंत्रिपरिषद तब तक भंग नहीं होगा। ये पूछता है कि किस सन में किया गया था प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के तहत। तब तक भंग नहीं किया जाएगा, या मंत्रिपरिषद तब तक भंग नहीं की जाएगी जब तक नई मंत्रिपरिषद न आ जाए, जब तक नई न आ जाए। ठीक, तो ये फैक्ट निकल के आता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। बात करेंगे हम लोग मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन भत्ते और उनका उत्तरदायित्व। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, नियुक्ति किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की। जाहिर सी बात है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही होगी। तो इसमें क्या फैक्ट आया? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। और नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद क्या हुआ? वेतन और भत्ते। ठीक, जैसे प्रधानमंत्री के तहत कहा गया था कि संसद समय समय पर निर्धारित करेगी, ऐसे इसी में कोई निर्धारित वेतन नहीं है, संसद समय समय पर निर्धारित करेगी। ठीक, संसद समय समय पर निर्धारित करेगी। अब बात आती है उत्तरदायित्व, इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट निकल के बाहर आने वाले हैं कि अनुच्छेद 75 में यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब लोकसभा के अंतर्गत यह कार्य ही करती है। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। अगर लोकसभा, अब जो फैक्ट आएगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में क्या करती है? अविश्वास पारित कर देती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो उस मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होंगे सबको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग हाईलाइट करके लिखिएगा, क्वेश्चन बने हैं यहां से। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के संबंध में या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करे, अविश्वास दिखाए, तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करे तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। और ये जो मंत्री होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मंत्री शामिल होते हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो ये फैक्ट आया। अब देखेंगे जो मंत्री लोकसभा में क्या किया जाता है? विश्वास मत अपना खो चुके होते हैं। लोकसभा में अगर अपना विश्वास मत खो चुके हैं तो जायज सी बात है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग इसे ऐसे ही याद कर लीजिए कि अब भाई जिस पर अविश्वास प्रस्ताव ही लग गया
वो अपना क्या किए, पद नहीं बचा पाए, अविश्वास प्रस्ताव उनके ऊपर घोषित हुआ और वो अपना विश्वास हासिल नहीं कर पाए, विश्वास मत खो चुके हैं, तो उनकी बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। ये साफ साफ दिख रहा है। बात आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट की, मंत्रिमंडल जो निर्णय करेगा, मंत्रिमंडल जो निर्णय करेगा वह निर्णय मानने के लिए सभी मंत्री बाध्य हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब अगर मंत्रिमंडल गलत निर्णय भी लेता है तो इसके जो मिनिस्टर हैं मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या किया जाए कि उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। मतलब कि आप मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने कोई कानून पेश किया या कुछ चीजें बताई, वो आप लोग मानो, मतलब इसकी सलाह को मानना बाध्य है। ठीक, तो आइए यही देखते हैं। इसके तहत एक इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, वाद हुआ था। कब? 1953 में। 1953 में क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और हिंदू कानून कोड बिल आया था। क्या? हिंदू कोड बिल। इसमें उन्होंने समर्थन नहीं दिया था तो इन्हें क्या करना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ेगा। नोट करके हम लोग लिखेंगे, कहां से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। मंत्रिमंडल के सभी निर्णय, मंत्रिमंडल के सभी निर्णय, मंत्रिमंडल के सभी निर्णय केंद्रीय मंत्रियों को, अर्थात जो मंत्री बनाए जाते हैं मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रियों को मानना बाध्य है। ठीक, मतलब मानना ही पड़ेगा। असहमति पर, अगर आप मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल कोई भी निर्णय लेता है उसमें आपकी सहमति नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि असहमति पर त्यागपत्र देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि त्यागपत्र देना पड़ेगा ही, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक, अब यहां पर नोट डाउन करके लिखिएगा, नोट ऐसे करके। आप लोग नोट्स बनाते समय कम से कम 2 से 3 पेन जरूर रखा करिए अपने पास में। नोट में क्या लिखेंगे कि 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किस पर इन्होंने क्या किया था, हिंदू कोड बिल पर वाद। हिंदू कोड बिल पर असहमति दिखाने की वजह से क्या हुआ था, त्यागपत्र। मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, बस बोल रहा हूं, समझिए। ऐसे आप लोग भी नोट्स बना करिए कि 1953 में भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पर अपनी असहमति दिखाई, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णय केंद्रीय मंत्रियों को मानना बाध्य है। अगर वह बाध्य है और कोई मंत्री नहीं मान रहा है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी यही हुआ था कि मंत्रिमंडल ने क्या किया कि हिंदू कोड बिल लाया, सारे मंत्री मान गए, उस पर सहमति दे दी, इन्होंने अपनी अस्वीकृति दे दी, तो क्या हुआ कि इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। ये याद रखिएगा, बिल कौन सा था, हिंदू कोड बिल था 1953 में। ये कौन थे, भीमराव अंबेडकर ने त्यागपत्र दिया था। तो चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है मंत्रियों का। अब मंत्री तो बना दिए गए, सारी फैसिलिटी उन्हें मिल रही है, तो गवर्नमेंट के प्रति, जनता के प्रति या संसद के प्रति उनके क्या होते हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होते हैं। आइए देखते हैं। चीजें इजी हैं, एज ए स्टोरी बना के याद किया करिए, आप लोग सब याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग कार्य करेंगे, बात की गई है। लेकिन पीएम की सलाह पर हटा दिए जाएंगे, हटाए भी जा सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के तहत ये है।
और अगर एक तरह से हम लोग क्या देखें कि संवैधानिक इनका उत्तरदायित्व क्या है, कोई भी विधिक उत्तरदायित्व इनका नहीं है। ये मैं आप लोगों को सही तरीके से समझाऊंगा। कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं, मतलब ये अगर कोई भी कार्य करते हैं, व्यक्तिगत नहीं, अगर यह संसद भवन में है, कोई भी कार्य करते हैं, गलत भी बोल रहे हैं, यहां तक कि अगर ये किसी को गाली भी दे रहे हैं तो इन पर मुकदमा नहीं हो सकता। तो इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह संसद में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं सभा पटल पर। ठीक, तो ये फैक्ट निकल के आया। अब बात करते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद की संरचना। ये इंपॉर्टेंट है। जब शुरू किए थे हम लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का इंट्रो दे रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कार्यपालिका के कुल कितनी शक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद को भी 3 भागों में बांटा गया था, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि जो हमारा मंत्रिमंडल है मंत्रिपरिषद है, इसकी संरचना कैसे, इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्रिपरिषद की संरचना। आज आप लोगों को कंफ्यूजन दूर होगा कि कौन राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार कौन होता है और कौन आपके कैबिनेट होते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं, वो मंत्री जो केंद्र के द्वारा क्या किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें सेलेक्ट करता है और राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि इन्हें यह पद दिया जाए। ठीक, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, उनसे क्या करेगा, सिफारिश। ऐसे करके समझा करिए। प्रेसिडेंट अपने दल के प्राइम मिनिस्टर अपने दल के सदस्यों का चयन करेगा और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजेगा मंत्री बनाने के लिए। तो उसमें जो 4-5 पद होते हैं केंद्र के, आइए देखते हैं, साथ में देखेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। कैबिनेट मंत्री, सबसे पहले केंद्र के गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, यह जो विभाग होते हैं, अन्य कर लीजिए आप लोग, इसके तहत जो मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ये सब किसके तहत आते हैं, कैबिनेट मंत्री के तहत आते हैं। अब बात आती है राज्य मंत्रालय की। राज्य मंत्रालय के तहत क्या है, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इन्हें स्वतंत्र प्रभार मतलब एक एक भाग अलग करके इन्हें दिया जाता है। उसके ये क्या बनाए जाते हैं, मुखिया। स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा, बोलने का अधिकार दिया जाएगा और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करना इनका क्या है, कार्य है। राज्य मंत्री के बाद आता है उप मंत्री। चीजें इजी लग रही होंगी। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री हो गया गृह, रक्षा, वित्त, विदेश। तो क्या है ना कि ये कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े, उसके बाद राज्य मंत्री उनकी सलाह, उन्हें सलाह देंगे, उनकी सहायता करेंगे, स्वतंत्र प्रभार मिलेगा। उप मंत्री हैं, इनके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि ये दोनों की हेल्प करेंगे, कैबिनेट और राज्य दोनों मंत्रियों की सहायता करना, दोनों मंत्रियों की सहायता करना मतलब उन्हें सलाह देने के लिए ये होंगे। उसके बाद एक और विभाग आता है चौथा, संसदीय सचिव। ये क्या है, इसके तहत नहीं है, यह अलग से रखा गया है और इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है।
इसे क्या कहा गया है, यह एक अंतिम श्रेणी होगी, अंतिम श्रेणी होगी और कोई विभाग इसे नहीं दिया जाएगा। कोई विभाग भी इसे नहीं दिया जाएगा और यह वरिष्ठ मंत्रियों की, वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए रखा जाता है। तो मंत्रि परिषद की संरचना कैसे होती है, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, फिर संसदीय सचिव भी चौथी श्रेणी है, यह जोड़ी गई है, यह उसके तहत नहीं आती है, उसके 3 ही उपभाग हैं। तो इस तरह से मंत्रि परिषद की संरचना हम लोगों ने देखा। इंपॉर्टेंट फैक्ट अब देखेंगे, आइए। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट, जितने लोगों ने सुना होगा उन लोगों को तो लग रहा होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जो नहीं सुने होंगे उन्हें अजीब तरह से लग रहा होगा कि अरे भैया ये संविधान में किचन कहां से आ गया। अब देखिए बताते हैं क्या है किचन, आंतरिक या किचन कैबिनेट। आंतरिक या किचन कैबिनेट, यह ऐसा कैबिनेट होता है कि 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को, 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का यह सम्मिलित रूप होता है। यह करता क्या है, इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण विवादों पर क्या करता है, सलाह देता है। और इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कब थी, इंदिरा गांधी के समय में। उस समय पर यह ज्यादा आया था सामने उभर के, और उसमें इसका नाम क्या था, एक घेरे के अंदर घेरा। एक घेरे के अंदर घेरा बोला जाता था इसे पहले, अब इसे क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। इसकी संरचना कैसे होती है, आइए एक एक करके पॉइंट लिख के बता दूं, वरना आप लोग याद है तो पता नहीं कर लेंगे कि नहीं। नोट्स बनाने की आदत हो जाती है ना। 15 से 20, ये जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये मेंस में यहां से लिखने के लिए आ जाता है। 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का दल या समूह, मंत्रियों का समूह। प्रमुख प्राइम मिनिस्टर औपचारिक रूप से निर्णय लेने के लिए, औपचारिक रूप से निर्णय लेने के लिए यह बनाया जाता है। और एक फैक्ट आती है, एक फैक्ट निकल के आता है क्या, प्रधानमंत्री को सलाह देगा। कहां, महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्राइम मिनिस्टर को सलाह देगा। कौन, किचन कैबिनेट। फैक्ट आता है, जितने प्रधानमंत्री हुए सबकी एक क्या होती है, किचन कैबिनेट होती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के काल में क्या था, यह घेरे के अंदर क्या, घेरा। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, किचन कैबिनेट। इसका आशय यह है कि यह किस लिए बनाया जाता है, मंत्री जो इसमें मंत्री होंगे वह प्रधानमंत्री की हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। काफी सारे ऐसे क्या होते हैं, विधि वगैरह कुछ भी होता है तब चाहते हैं ना कि उन पर मंत्री कंफ्यूज हो जाता है, प्रधानमंत्री, तो उसे सलाह देता है किचन कैबिनेट। एक तरह से यह प्रधानमंत्री का ब्रह्मास्त्र है। कोई भी कार्य अगर प्रधानमंत्री के द्वारा करने में असुविधा हो रही है तो वह इन मंत्रियों से सलाह लेगा। इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि इसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री हैं। क्यों बनाई जाती है, औपचारिक रूप से निर्णय लेने के लिए। पीएम को सलाह देगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय में घेरे के अंदर घेरा। आप लोग भी इसे घेरा बना के ही घेरे में डाल दीजिए तो चीजें याद रहेंगी। घेरे के अंदर घेरा के रूप में था। और
इसी का नाम परिवर्तित किया गया है, तो उसे बोलते हैं किचन कैबिनेट। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद चैप्टर ही ऐसा है, पढ़ने लगो तो छोड़ने का जी नहीं करता। ठीक, तो आइए अब हम लोग वीडियो को आज यहीं पर खत्म करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जितने लोग पिछले वीडियो ना देखे हों, संविधान से रिलेटेड जितने वीडियो हैं, सारे वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहा हूं। आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइए और चीजें याद हो जाएंगी। हमेशा सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए लिखता हूं मैं कि नोट्स बनाइए, जिससे एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग रिवीजन करें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।